मध्य प्रदेश की इधर भोपाल में अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। अस्पताल नर्सिंग होम में आग से बचाव के इंतजाम को जांचा जाएगा। कल से अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में अभियान चलाया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त निधि सिंह ने आदेश जारी कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। सोमवार से ये टीम अस्पतालों में जांच करेगी। तो भोपाल में अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच होगी। अस्पताल नर्सिंग होम में जांचेंगे आग से बचाव के इंतजाम। कल से अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में अभियान चलाया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त निधि सिंह ने आदेश जारी कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है, यानी कि आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर सौंपे। सोमवार से टीम अस्पतालों में जांच करेगी। जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा कि अस्पताल और नर्सिंग होम में आग से बचाव के क्या इंतजाम है, फायर सेफ्टी के जो नियम है क्या उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, और फायर सेफ्टी के जो उपकरण है वो अस्पताल में नर्सिंग होम में मौजूद है या नहीं, ये सब रिपोर्ट में लिखा जाएगा। कल से अभियान की शुरुआत होगी। 15 दिन तक ये अभियान प्रदेश भर के अस्पतालों में नर्सिंग होम में चलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में अभियान चलाया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया और कल से अभियान की शुरुआत होगी। और इस अभियान के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम जी, 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में जांच करिए, रिपोर्ट तैयार करिए और उसके बाद रिपोर्ट सौंपिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये 15 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी ज़रूरी है कि मौसम करवट लेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि नर्सिंग होम कहीं घर में चल रहे हैं, कहीं छोटी सी जगह में चल रहे हैं, उसके एक स्टैंडर्ड है, मानक है, उनका पालन नहीं हो रहा है। जिस संख्या में स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नहीं है। जो संसाधन होना चाहिए वो भी नहीं है। तो केवल सुई लगाने के लिए और चंद दवा देने के लिए नर्सिंग होम के जो अवधारणा क्यों है, कॉन्सेप्ट क्यों, ये सरकार का सवाल है। अगर आपने नर्सिंग होम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, उन सारे नियमों को मानना पड़ेगा जो जनता के लिए, जो बीमार लोग आते हैं उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया श्याम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल के डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए छुट्टी पर रोक लगी है। गर्मी को देखते ही अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अस्पताल में छाया के इंतजाम होंगे। जेपी अस्पताल और BMHRC में ORS के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो बता दें गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भोपाल के डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए छुट्टी पर रोक लगी है। गर्मी को देखते ही अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल में धूप से बचाव के इंतजाम होंगे। साथ ही आपको बता दें जेपी अस्पताल और BMHRC में ORS के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, गर्मी लगातार बढ़ रही है, कहर बरपा रही है और इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के भी पूरे इंतजाम है। डॉक्टर्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स को कहा गया है कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी हो ना हो तब तक हम आपको जो है छुट्टी नहीं दे सकते। छुट्टी मिलेगी लेकिन उसके रीज़न होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये तय किया गया है, गर्मी, भीषण गर्मी के कारण अस्पताल पटे हुए हैं। अगर डॉक्टर छुट्टी पर चले जाएंगे तो देखेगा कौन। तो इसलिए ये आदेश जारी करना पड़ा। कई गाइडलाइन पहले से है, कई नई गाइडलाइन जोड़ी गई हैं ताकि डॉक्टर अपना काम बखूबी करें, लोगों को राहत मिले। 43, 44, 45 डिग्री तक जो है भोपाल समेत सभी ज़िलों में जो है टेम्परेचर है। अगर इनकी छुट्टियां कैंसिल नहीं की तो वो जो है बाहर निकल जाते हैं, विदेश चले जाते हैं या फिर जो दूसरे राज्यों की तरफ चले जाते हैं। इस पर रोक लगाई गई है। देखिए, अब बेमित्रा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें। फैक्ट्री के गेट पर ग्रामीण डटे हुए हैं। ग्रामीणों ने गेट के पास टेंट लगा लिए हैं। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों और परिजनों को सूचना नहीं दी। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं। बेमित्रा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। परिजन कल से ही फैक्ट्री के गेट पर जमे हुए हैं। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं। ब्लास्ट से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री के गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीण और ग्रामीणों ने गेट के पास टेंट भी लगा लिए हैं। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों और परिजनों को इस मामले की सूचना नहीं दी। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए हैं।
तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन फैक्ट्री के अंदर लगातार जारी है। कई शव मलबे में दबे हुए हैं, फैक्ट्री के बाहर डटे हुए हैं परिजन। और आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही लगातार जारी है। तो बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में कल लगभग 8 बजे ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना भयावह था कि इस फैक्ट्री के पड़खच्चे उड़ गए। अंदर पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो मजदूर थे वो इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। मजदूरों को लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, जो घायल हुए थे, उनका इलाज जारी है। तो दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार फैक्ट्री के अंदर चल रहा है। परिजन अब फैक्ट्री के बाहर डटे हुए हैं, टेंट लगाकर। जो ग्रामीण हैं, गुस्साई ग्रामीण और परिजन, वो फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं, गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीण। और आपको बता दें, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में। रेस्क्यू लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारूद फैक्ट्री में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। अंदर का जो हिस्सा था वो मलबे में बदल गया और इसके साथ ही जहरीली गैस का रिसाव भी हुआ। उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार पानी का छिड़काव भी किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल से जारी है। मलबे से आपको बता दें, मजदूरों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं और ये तस्वीरें देखिए आप, फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां गुस्साए ग्रामीण और परिजन बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो फैक्ट्री के गेट पर टेंट लगाए हैं ग्रामीणों ने और टेंट लगाकर इंतजार कर रहे हैं उन मजदूरों का, जो मजदूर ब्लास्ट के वक्त अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और आपको बता दें, बीते दिन हुए इस ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आई, भयावह तस्वीरें थी। क्योंकि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, ये पूरी घटना एक सीसीटीवी में भी कैद हुई। और आपको बता दें, ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास का जो इलाका था, जो फैक्ट्री का इलाका था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। संवाददाता दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या अपडेट आपके पास है? टेंट लगाकर बैठे हुए हैं परिजन और इंतजार कर रहे हैं उन मजदूरों का जो मजदूरी कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अभी भी जो ग्रामीण है वो फैक्ट्री के गेट के पास बैठे हुए हैं। अब उन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया, टेंट लगा दिया है और उनकी मांग सिर्फ यही है कि उनको जानकारी प्रशासन दे कि अभी क्या हालात है, कितने लोग मिसिंग है, तो अगर जो मिसिंग है वो कहाँ है, यही जानने के लिए ग्रामीण जो है गेट के पास तो बैठे हुए हैं। रात से ही वहाँ पे ग्रामीण वहाँ पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी है। यही वजह है कि अब ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं। आसपास के गाँव के लोग वहाँ धीरे धीरे वहाँ फैक्ट्री के गेट के पास पहुंच रहे हैं और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि जो भी घटना हुआ है, जो भी लोग लापता है, की जानकारी प्रशासन उन्हें दे। जी बिल्कुल दिलीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यही मांग लगातार कर रहे हैं ग्रामीण कि उन्हें मजदूरों के बारे में जानकारी दी जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है ये भी उन्हें बताया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शायद सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आएगी। सीएम ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व, वन विभाग के समन्वय से जिसका संचालन होगा। गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। शायद सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है। सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को इस योजना को लेकर कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। तो इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। गौवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गौठान में आना ही पड़ेगा।
बात करेंगे रीवा की, जहां पुलिस कांस्टेबल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की शान में गीत गाना महंगा पड़ गया। एसपी विवेक सिंह ने पुलिस कांस्टेबल मुन्ना यादव को लाइन अटैच कर दिया है। मुन्ना यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर ये गाना तैयार किया है, जिसमें वो गा रहे हैं कि 400 के नारा अब की रही जाई हो, साइकिल ऊपर से चढ़ जाई हो। हालांकि एसपी के एक्शन के बाद कांस्टेबल ने अपना गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया है। आजा ना अखिलेश भैया हो, गरीबन पे हो रहल बा अत्याचार, आजा ना अखिलेश भैया हो। इधर गरियाबंद के फिंगेश्वर में भीषण गर्मी में पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रयास शुरू किया है। यहाँ के विनायक वार्ड के रहवासियों ने इसे लेकर काम शुरू किया है। पानी की बचत के साथ पेड़ों को गर्मी में राहत मिले, इसके लिए देसी जुगाड़ किया गया। यहाँ ड्रिप से पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। यहाँ कोरोना काल में इन्हीं वार्ड वासियों ने अपने रोजमर्रा के काम से सुबह शाम का वक्त निकालकर बंजर कहे जाने वाले कॉलेज मैदान में पौधे लगाए थे। तब मैदान को बंजर बताकर फॉरेस्ट विभाग ने भी इनकी मदद नहीं की थी। बावजूद इसके अपने खर्च से इन लोगों ने 35 पौधे लगाए जो पेड़ में तब्दील हो चुके हैं। इन पेड़ों को स्थानीय निवासी इस गर्मी में भी बचा रहे हैं। हम लोग इसको ना कोरोना काल से चालू किए हैं। ये एक एक पेड़ करते करते अपना 35 पेड़ हो गए। तो किसी ने कहा था कि अरे यार इस बंजर भूमि में एक भी पेड़ नहीं उगेगा। तो यही बात हमको दिल से लग गई और हमने अच्छी सेवा करके अभी से 35 से अधिक पेड़ है जो अभी भी जीवित। गर्मी में सुबह शाम पानी डालते हैं और अभी क्या है ड्रिप सिस्टम किए हैं। इससे क्या है पानी जड़ तक जाता है, इधर उधर फैलता नहीं। पेड़ में अगर हम एक साथ पानी डालते हैं तो इधर उधर बह जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें भी ड्रिप सिस्टम किया जाए। और ड्रिप सिस्टम का सिद्धांत ये होता है कि जो पानी जो है बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ तक जाता है। वो पेड़ के जड़ में जैसे जाता है ना तो पूरा क्या है पेड़ के हर अंगों तक। सरगुजा के सीतापुर में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 3.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने सीतापुर के झंडेश्वर कुशवाहा को 8.5 लाख रुपए की प्राइज मनी जीतने का लालच दिया और अपना शिकार बना लिया। दरअसल झंडेश्वर के पास फोन आया था कि उन्होंने 8.5 लाख की प्राइज मनी जीती है, रुपए खाते में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। पीड़ित ने झांसे में आकर कुल 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन प्राइज मनी नहीं मिली। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और बिहार से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपए नकद, एटीएम और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जिस नंबर से कॉल आया था साइबर तकनीक के माध्यम से उनको एनालिसिस किया गया, उनको सर्च किया गया। मामला जो है शेखपुरा बिहार का रहना, जो नंबर था मोबाइल नंबर जिस नाम से कॉल आया था वो शेखपुरा बिहार का होना पाया गया। तत्काल पुलिस टीम जो है शेखपुरा बिहार रवाना की गई और वहाँ से एक विधि से संघर्षरत बालक और एक जो आरोपी है राजीव कुमार उम्र 21 वर्ष उसको जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना में भी मुन्ना भाइयों की एंट्री हो गई है। इंदौर में स्कूल के टीचर्स ने ही सेटिंग कर फेल हुए छात्र की जगह दूसरे छात्र को परीक्षा देने बिठा दिया, लेकिन परीक्षा देने बैठा मुन्ना भाई साइन करने की वजह से पकड़ा गया। मामला बड़ा गणपति इलाके के शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का है। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के लिए सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश भर में परीक्षाएं चल रही हैं। 10वीं क्लास के विज्ञान के पेपर के दौरान ये मुन्ना भाई पकड़ा गया। बच्ची जब उनके परिजनों को संज्ञान में आया, परिजनों द्वारा जब पूछताछ की गई तो बच्ची ने बताया कि अम्बा में अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया ज़बरदस्ती। तो उसकी रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस ने तत्काल वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके 0 पे आरोपी के विरुद्ध धारा 376 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया। धार की भूतशाला में एएसआई सर्वे जारी है। 40 मजदूर और एएसआई के 18 अधिकारियों ने सर्वे किया। टीम में जीपीआर मशीन चलाने वाले एक्सपर्ट भी शामिल थे। इस दौरान हिंदू पक्ष के लोगों ने 8 चक्र वाले सूर्य की आकृति मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये कीर्ति चिन्ह हैं जिनमें 8 पहर अंकित हैं। रविवार को टीम बाहरी हिस्से में बने हवन कुंड के आसपास सर्वे करेगी। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 65 दिन से सर्वे जारी है। कोर्ट ने एएसआई को 4 जुलाई तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। गर्भगृह में पत्थर का एक जो खंभों का एक अवशेष प्राप्त हुआ था और उत्तरी भाग में से 2 भाग प्राप्त हुए जो सर्वे टीम ने अपने संरक्षण में रखे हैं। आज चूँकि
आप लोगों के माध्यम से पता पड़ा कि यह मशीन अंदर गई है तो निश्चित ही सच सामने आएगा। जो अभी भी साक्ष्य जो गर्भ में छिपे हुए हैं इस मशीन के द्वारा पता पड़ेंगे और साक्ष्य सामने आएंगे जो सत्य को साबित करेंगे कि यह मंदिर है। अभिनेत्री रवीना टंडन मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां रवीना टंडन ने महाकाल नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन किए, तो वहीं ओमकारेश्वर में रवीना टंडन ने मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बेटी राशा भी मौजूद रहीं। इसके बाद रवीना टंडन ने मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। रवीना टंडन के साथ आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष अमित बजाज भी मौजूद रहे। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं साधक बनते हुए नजर आए। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन और प्रशासन का जो सहयोग रहा, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन ने जब पैसा लगा रहा और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है और ये विकास होता रहना चाहिए। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये 2 चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है। जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो इंसान, भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। जिले के खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में AC 24 घंटे चल रहे हैं, ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी भी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रस से स्नान कराया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडे पकवानों का भोग भी लगाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर AC लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। AC 24 घंटे चालू रहती है। साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पन्ना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग है।